हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग का। ओके, तो ये जो पेपर है ये 27 अक्टूबर 2018 को पूछा गया था। ओके, इसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड करा दिया कोचिफाई पे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाके प्लीज़ देखिएगा, या फिर मैं आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, उस पर आप क्लिक करके जाके देख सकते हो। ठीक है, ये जो पेपर है आपको आने वाली जो 17 दिसंबर को आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग का पेपर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सेशन चाहिए स्पेसिफिकली फॉर द पावर ग्रिड तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। आप कोई भी वीडियो पे आप जाके कमेंट कर सकते हो, मेंशनिंग आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मेंशन करते हुए। ओके, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए, इसके पहले के जो 30 क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड करा दिए। ठीक है, वो जाके देखिएगा। इसलिए हम लोग यहाँ से 31 नंबर से चालू कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन केबल आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द केबल। स्क्रीनिंग जो करते हैं हमारे केबल्स पे, ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो रहता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो रहते हैं हम लोग उसको रिड्यूस करने के लिए करते हैं। ठीक है, और वो जो है नॉइज़ जो रहती है, जो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ रहती है वो डिस्टर्ब कर सकती है ट्रांसमिशन परफॉर्मेंस की कुछ इन्वायरमेंट्स में। ठीक है, इसलिए जो स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग केबल में तो वो रहते हैं हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेडियल होता है उस केस में। ठीक है, दैट मीन्स स्क्रीनिंग केबल आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है उसके केबल्स के अराउंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेडियली। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, ये स्टेटमेंट का आंसर यही था, स्क्रीन केबल आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द केबल। विद इन द केबल इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन रेडियली वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, टेंजेंशियल नहीं, रोटेटिंग भी नहीं है, तो रेडियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ अबाउट स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ओके, आपको पता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्क इंसुलेटर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग। हम लोग जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं डिस्क इंसुलेटर्स की, नंबर ऑफ डिस्क रहते हैं हमारे इंसुलेटर्स में, ठीक है, उस केस में हम लोग उसमें ग्रेडेड डिस्क के भी इंप्रूव कर सकते हैं, स्टैटिक शील्ड से भी, या फिर इंसुलेटेड क्रॉस आर्म से भी हम लोग उसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। फॉर द मेजरमेंट ऑफ पीक वैल्यू ऑफ एन इम्पल्स वोल्टेज, इम्पल्स वोल्टेज के लिए जो सडन वोल्टेज रहता है उसके पीक वैल्यू मेजरमेंट के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रप्टिव डिस्चार्ज वोल्टेज DDV, डिस्ट्रप्टिव डिस्चार्ज वोल्टेज इज मेजर्ड। उस केस में हम लोग कौन सा डिस्ट्रप्टिव डिस्चार्ज वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं अगर हमें इम्पल्स वोल्टेज का पीक वैल्यू अगर मेजर करना होगा, तो उस केस में हम लोग 50% DDV हम लोग मेजर करते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स sudden large increase in current through a insulating medium resulting from the complete failure of a medium under electrostatic stress is known as a disruptive discharge। ओके, और इसी को मेजरमेंट के लिए हम लोग जो पीक वैल्यू मेजरमेंट करते हैं इम्पल्स वोल्टेज की, तो हम लोग 50% DDV पे मेजर करते हैं। ओके, दैट मीन्स डिस्ट्रप्टिव डिस्चार्ज वोल्टेज। ओके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द वोल्टेज एट विच डिस्ट्रप्टिव डिस्चार्ज ऑकर्स इज इट इज़ नोन एज अ डिस्ट्रप्टिव डिस्चार्ज वोल्टेज। कौन से वोल्टेज पे हमारा डिस्ट्रप्टिव डिस्चार्ज वोल्टेज डिस्चार्ज ऑकर होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रप्टिव डिस्चार्ज वोल्टेज। ओके, तो पीक वैल्यू के लिए जो है इम्पल्स वोल्टेज के लिए तो 50% हम लोग जो है डिस्ट्रप्टिव डिस्चार्ज वोल्टेज हम लोग मेजर करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। विच आर द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर्स। देखिए, ट्रांसड्यूसर क्या करता है हमारा, इट इज़ नथिंग बट अ सेंसर। ओके, ये हमारे जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ रहती है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको हमारा सेंस करता है। ओके, जैसे कि मान लो एक हॉट वाटर टब है, इसमें एक टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है, अगर इसको आपने हीट कर दिया तो इस वाटर का टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कुछ हमें सेंसर्स की ज़रूरत रहती है। उसी सेंसर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जैसे टेम्परेचर, स्पीड या फिर कोई अदर क्वांटिटी, उसको एक रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये कन्वर्ट करा देता है। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम लोग, इसको मैनिपुलेट करते हैं, इसको हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड सिग्नल करके लेते हैं इसके विथ रिस्पेक्ट टू दैट मीन इसका टेम्परेचर कितना है और इतना हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांसड्यूसर। वो सेंस करता है हमारी फिजिकल क्वांटिटी को और हमें ऐसा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमें आउटपुट में देता है। ठीक है, उसको हम लोग देख के पता चल सकता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है या फिर हमें इसमें क्या और वेरिएशंस करने की ज़रूरत है। दैट मीन ट्रांसड्यूसर इज नथिंग बट अ सेंसर। ओके, जो हम लोग सेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग एज वेल एज रिसीविंग अक्वास्टिक एनर्जी इन अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में ट्रांसमिट और रिसीविंग के लिए
जो एक्वेस्टिक एनर्जी रहती है उसके लिए हम लोग कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ये यूज़ करते हैं, ठीक है। एलवीडीटी आरटीडी हम लोग यूज़ नहीं करते, थर्मिस्टर भी यूज़ नहीं करते हम लोग, उस केस में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हम लोग उसमें अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में फ्लो मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। सो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, द वेव शेप ऑफ अ स्टैंडर्ड लाइटिंग इम्पल्स वोल्टेज इज गिवन बाय। स्टैंडर्ड लाइटिंग इम्पल्स वोल्टेज का वेव शेप रहता है, हम लोग बताते हैं 1.2 बाय 50 माइक्रो सेकेंड से। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, इन एन ओहम मीटर मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट इन्वॉल्विंग थर्मिस्टर। ओहम मीटर मेथड में जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें थर्मिस्टर इन्वॉल्व रहता है, आउटपुट वोल्टेज वर्सेस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी लीनियराइज्ड बाय कनेक्टिंग। यहाँ पे हमें गिवन है कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसका और टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग लीनियर कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग और रेजिस्टेंस ऑफ सुटेबल वैल्यू इन पैरेलल विद द सेंसर। रेजिस्टेंस ऑफ सुटेबल वैल्यू इन पैरेलल विद द सेंसर, अगर ये हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हम लोग लीनियराइज कर सकते हैं टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका आउटपुट वोल्टेज, जिस केस में हम लोग ओहम मीटर मेथड यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 37, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 मीटर लेंथ ऑफ अ केबल इज 100 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 है यहाँ पे, ठीक है, 10 टू द पावर 4 मेगा ओम्स। The insulation resistance of a 100 मीटर लेंथ ऑफ अ सेम केबल विल बी linearized by connecting। इंसुलेशन रेजिस्टेंस है हमारा 1 मीटर लेंथ के केबल का, वो है 10⁻⁴ मेगा ओम्स, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो रहेगा हमारा 100 मीटर लेंथ का सेम केबल का हम लोग लीनियराइज कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग हाउ मच ऑफ क्वांटिटी ऑफ ओम्स, दैट मीन्स कितने क्वांटिटी का कितने वैल्यू का हमें ओम कनेक्ट एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। उस केस में हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस तो पता है सबको, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो 1/L। ओके, तो इस केस में अगर हम लोग एक रिलेशन अगर बनाते हैं जैसे कि R1/R2 इज इक्वल्स टू L2/L1 हो जाएगा, करेक्ट। तो R2 क्या होगा हमारा L1/L2 इंटू R1, ठीक है। तो L1 कितना है पहले, तो 1 मीटर का था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा L2 कितना है 100 मीटर का, करेक्ट। यहाँ पे 100 मीटर्स का वैल्यू गिवन है इंटू 10⁻⁴, ये फर्स्ट हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू था, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो R2 का वैल्यू रहेगा वो रहेगा 10⁻² मेगा ओम्स का। ओके, तो इस केस में ऑप्शन ए जो है हमारा ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 38। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 वाट मीटर मेथड पे ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। The ratio of ending readings of a 2 watt meter method connected to the measure power in a balanced 3-phase system is 5:3। जो रेशियो है हमारे रीडिंग है 2 वाट मीटर मेथड के जिसमें हम लोग पावर मेजरमेंट करने के लिए बैलेंस 3-phase सिस्टम में, वो है 5:3 का। एंड अगर लोड इंडक्टिव है तो उस केस में हमारा पावर फैक्टर क्या होगा लोड का, इंपॉर्टेंट, सिर्फ हमें रेशियो गिवन है, ठीक है, उससे हमें पावर फैक्टर पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो 2 वाट मीटर मेथड में tan phi का वैल्यू क्या रहता है हमारा, वो रहता है हमारा √3 टाइम्स ऑफ W1 माइनस W2। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अपॉन W1 प्लस W2, करेक्ट। इस केस में हमारे पास रेशियो गिवन है 2 वाट मीटर मेथड का, दैट मीन्स W1/W2 का रेशियो हमारे पास गिवन है 5:3। यहाँ पे इस अगर हमें अगर सबसे पहले तो यहाँ पे लोड इंडक्टिव है, उसके लिए हमने ये tan phi का फॉर्मूला लिख लिया। पावर फैक्टर अगर फाइंड आउट करना होगा तो फाई का वैल्यू पता लगेगा तभी जाके हम लोग cos phi हम लोग निकाल पाएंगे, करेक्ट। तो इस केस में हमारे पास रेशियो गिवन है, बट अभी हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग W1/W2 का रेशियो निकालेंगे, दैट मीन्स इसको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा W2 से, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ W1/W2 हो जाएगा, और ये जो W2 है ये कट हो जाएगा। W2 अगर हम लोग डिवाइडेड बाय W2 से करते तो, देखिए मैं फिर से डिटेल में समझा देता हूँ, अगर W2 से डिवाइड करते तो, ठीक है, तो उस केस में ये 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेता हूँ, W1/W2 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे W1/W2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ये जो रेशियो है उसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, √3 टाइम्स ऑफ 5/3 माइनस 1 अपॉन 5/3 प्लस 1, करेक्ट।
तो इसको हम लोग सॉल्व करते तो आपको डायरेक्टली मैं वैल्यू बताते हैं, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। √3/4 आता है, करेक्ट। तो tan फाई का अगर वैल्यू √3/4 आता है तो जो फाई का वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 23.41 डिग्री, करेक्ट। तो फाई का वैल्यू आ गया तो कॉस फाई हम लोग सिंपली निकाल पाएंगे, कॉस ऑफ 23.41 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.92, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 0.9173 वगैरह समथिंग आता है, तो ध्यान में रखिए सेकंड डेसिमल पॉइंट तक ही हम लोग लेते, तो 0.2 लैगिंग आएगा हमारा। लीडिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास गिवन था इंडक्टिव लोड, ठीक है। दोनों भी ऑप्शन गिवन है, तो ऑप्शन ए जो है इस केस में करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी इनकरेक्ट। लीडिंग नहीं आएगा, अगर कैपेसिटिव रहता तो वो लीडिंग आता, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी बाकी भी वैल्यूज चेंज हो जाती थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 39। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देखना उसको अगर आपने स्किप कर दिया तो, ओके। Next question is, which of these following thermocouples is suitable for measuring a temperature around 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेल्सियस तक हमें कौन सा थर्मोकपल बेस्ट रहेगा। तो उस केस में हम लोग टंगस्टन प्लस रेनियम में हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन में जो टंगस्टन प्लस रेनियम का जो थर्मोकपल है जिसमें ये यूज़ होता है वो हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं, टंगस्टन प्लस रेनियम में, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 40। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ न्यू अनट्रीटेड ऑयल शुड बी, नए अनट्रीटेड ऑयल का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी 30 kV, ओके। 30 kV शुड बी द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अनट्रीटेड ऑयल बोला है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। और ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ये जो रेटिंग है ये ट्रांसफार्मर ऑयल का, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर जिसका हाई वोल्टेज रेटिंग रहता है 230 kV प्लस का, ओके। अगर आपका 230 kV माइनस है या फिर इससे बिलो है, ये अगर अबव है तो जाके हमारा 30 kV आएगा। और ये भी बात ध्यान में रखिएगा 230 kV बिलो अगर आपका वैल्यू है, ठीक है, तो आई विल इरेज दिस, 230 kV बिलो है तो उस केस में आपका 27 kV का ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और अभी जो नए ऑयल आ रहे हैं उसका जो मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी आप ध्यान में रखना होगा, वो 35 kV है, ठीक है, अगर नए स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर पूछा जाए तो, ठीक है। ये प्लस 230 kV सिस्टम के लिए, माइनस अगर ये हमारे 230 kV बिलो है तो जाके हमारा 27 kV आएगा। और नए जो अभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आई है, दैट मीन्स नए जो ऑयल है उसका जो मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 35 kV होना चाहिए। तीनों भी वैल्यूज मैंने आपको बता दिया, ओके, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 41। अ लीड शीट इज यूज्ड इन एन अंडरग्राउंड केबल टू, लीड शीट जो हम लोग यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड केबल में वो किसके लिए करते हैं, टू प्रिवेंट इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर को आने से रोकने के लिए लीड शीट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आपको एक केबल का ये चाहिए सेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम लोग उसमें सारे जो वैल्यूज़ है जैसे कि हार्मनिंग, लीड शीट और बाकी जो भी उसके छोटे छोटे टर्म्स है वो अगर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, तो इंसुलेटर्स कौन से यूज़ होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैंने केबल के ऊपर एक हम लोग पर्टिकुलर सेशन ले लेंगे, सो दैट आपकी जो कन्फ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाएगी कि हम लोग लीड शीट के लिए किसके लिए यूज़ करते हैं, वो किससे मटेरियल से बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एक सेशन में कंप्लीट करा लेंगे। सो दैट ये मैंने काफ़ी बार देखा है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% ये केबल्स के ऊपर पूछे जाते हैं, ओके। तो लीड शीट हम लोग जो यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स में, वो हम लोग मॉइस्चर को आने से रोकने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और बेसिकली ये जो लीड शीट है वो एक्सेलेंट करोजन रेजिस्टेंस भी करके भी काम करता है, ओके। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 42। द पीयू रिएक्टेंस पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ अ 30 MVA 13.2 kV alternator is 0.4 per unit. The per unit value for a base voltage of 13.8 kV and 50 MVA will be what? अगर पर यूनिट रिएक्टेंस है हमारा 30 MVA 13.2 kV अल्टरनेटर का 0.4 पर यूनिट, तो हमें नया पर यूनिट वैल्यू पूछा गया बेस वोल्टेज अगर हमारे पास गिवन है 13.8 kV और 50 MVA का, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, वो है हमारा ZPU न्यू विल बी इक्वल टू ZPU old in bracket MVA base new to the MVA base old into
KV बेस ओल्ड अपॉन KV बेस न्यू का होल स्क्वायर। ओके, तो उस केस में हमारे पास ZPO ओल्ड कितना है, वो है हमारा 0.4। ठीक है, ये है हमारा ZPO ओल्ड। MVA बेस न्यू कितना है हमारा, 13.2 है हमारा। ठीक है, यहाँ पे MVA बेस न्यू की बात की है, तो MVA बेस न्यू जो है हमारा वो 50 MVA। ओके, ये हमने KVA डिस्कस किया था अभी। 50 अपॉन ओल्ड कितना था हमारा, 30 था। ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन किया गया 30 इंटू KVA बेस ओल्ड कितना था हमारा, 13.2। ये हमारा ओल्ड था और ये हमारा न्यू है। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, तो आपका वैल्यू अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपली KVA बेस ओल्ड कितना है हमारा, 13.2 अपॉन 13.8 का होल स्क्वायर। तो इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 0.609 समथिंग। तो 0.1 अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते 0.610 पर यूनिट में वैल्यू से। ठीक है, तो ये आपका नया जो है वैल्यू आ जाएगा पर यूनिट का। ठीक है, पर यूनिट रिएक्टेंस का। ऑप्शन डी इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 43। द फ्लक्स सेटअप इन द मैग्नेटिक कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय द। जो फ्लक्स सेटअप होते हैं हमारे मैग्नेटिक कोर में ट्रांसफार्मर के अंदर, हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस हम लोग कितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उससे ही हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे कि कितने फ्लक्स हमारे सेटअप हो रहे ट्रांसफार्मर के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को कवर करा सकते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी जो भी कोई बुक्स अगर आप रेफर करते हो, ठीक है, तो उसमें सेम क्वेश्चंस आपका एज इट इज़ आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले, बट उसका कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एज इट इज़ कभी कभी आजकल नहीं पूछे जाते अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन, करंट कंपटीशन। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन अगर आप एक क्वेश्चन भी पढ़ते हो, इसीलिए हम लोग एक सेशन में मल्टीपल क्वेश्चंस कवर नहीं करते, ताकि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा सकूँ और आपकी जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर करा सकूँ, ताकि अगर एग्जामिनेशन में कोई भी घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ट्विस्टिंग क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल कुचिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको आपके पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए नॉन टेक्निकल की भी क्लासेस चाहिए, 1-2 क्लासेस बिफोर 17 बिफोर योर एग्जामिनेशन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। ठीक है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोवाइड यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 44। इस केस में क्या है, इन अ स्लिप टेस्ट ऑफ अ 3 फेज अल्टरनेटर, 3 फेज अल्टरनेटर की स्लिप टेस्ट में मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज पर फेज आर V1 एंड V2। मैक्सिमम वोल्टेज है हमारा V1 एंड मिनिमम वोल्टेज है हमारा V2। मैक्सिमम एंड मिनिमम फेज करंट जो है हमारे I1 है और I2 है। द वैल्यू ऑफ D एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, ठीक है, XD, एंड Q एक्सिस रिएक्टेंस सिंक्रोनस रिएक्टेंस XQ आर डिटरमाइंड एज। ये सिंपल फार्मूला पूछा गया, अगर आपको इसका वैल्यूज आता है तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो उस केस में XD का क्या है, डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस का क्या है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मिनिमम करंट। XD का मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मिनिमम करंट। ओके, तो वो क्या है हमारा, मैक्सिमम वोल्टेज है V1 अपॉन I2, और यहाँ पे XQ का जो वैल्यू है, आई विल चेंज द कलर, XQ का जो वैल्यू है वो है हमारा मिनिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो मिनिमम वोल्टेज कितना था हमारा, V2 था। ओके, ये देखो यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज था, मिनिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज V1 था, और यहाँ पे मैक्सिमम करंट कितना था, मैक्सिमम करंट था I1, तो यहाँ पे I1 आ जाएगा सिंपली। Q एक्सिस क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस का ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस का ये, तो ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, ठीक है, ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए काफ़ी सिंपल सा था, दैट मीन्स XD विल बी इक्वल्स टू V1 बाय I2 एंड XQ विल बी इक्वल्स टू V2 बाय I1। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा, इस साल भी पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। The insulation resistance of a piece of a 10 km long single core undergrounded cable is 10 megaohms. The IR for a length of 25 km same cable would be what?
ओके, इंसुलेशन रेजिस्टेंस यहाँ पे पूछा गया, इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर द 25 किलोमीटर सेम केबल का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ केबल पे। जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स हमारी लेंथ अगर बढ़ती है तो हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होता है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो आई आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/L, ठीक है। या फिर हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस का हम लोग ऐसे भी लिखते हैं R इज इक्वल टू रो ट्वाइस बाय L। ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना होगा, log ऑफ R2/R1, करेक्ट। ये है, दैट मीन्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ओके। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उस केस में जो R2 है ये हमारा रेडियस रहता है केबल का, और R1 जो रहता है हमारे कोर कंडक्टर का, ठीक है। ये R2 को जो रहता है हमारा केबल का रहता है, और R1 जो है हमारे कोर का रहता है, और L जो है हमारा लेंथ ऑफ केबल है। तो उसमें हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे जस्ट लाइक आवर प्रीवियस फॉर्मूला, R1/R2 विल बी इक्वल टू L2/L1, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास 10/R2 विल बी इक्वल टू 25/10, तो R2 विल बी इक्वल टू 4 मेगा ओम्स, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन नंबर 46। द टाइप ऑफ अ सर्किट ब्रेकर प्रिफर्ड फॉर EHT एप्लीकेशन इज, एक्स्ट्रा हाई टर्मिनल का जो हमारा टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर हम लोग उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, उस केस में हम लोग SF6 सर्किट ब्रेकर हम उसमें यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो SF6 ही रहता है, ठीक है। तो इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ओके। और ये हम लोग एक्स्ट्रा हाई टेंशन एप्लीकेशंस के लिए प्रेफरेबली यूज़ करते हैं। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ओके। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। The next question is question number 47. The differential protection for the winding of an alternator responds to, differential protection of the winding of an alternator responds to, जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है हमारा वाइंडिंग का वो हमारा है इंटरटर्न शॉर्ट सर्किट ऑफ स्टेटर वाइंडिंग को हमारा ये बताता है। दैट मीन्स एनी इंटरनल फॉल्ट इनसाइड द स्टेटर वाइंडिंग इज क्लियर्ड बाय मेनली डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ द जनरेटर और द अल्टरनेटर। दैट मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है फॉर द वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर इट रिस्पॉन्ड्स टू इंटरटर्न शॉर्ट सर्किट ऑफ अ स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 48। रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑकर्स व्हेन, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कब हमारा प्रेजेंट होता है, कब उसका ऑकरेंस होता है, जब हमारे नंबर ऑफ पोल्स इज डिक्रीज इन अ पोल चेंजिंग इंडक्शन मोटर एंड द लोड इज लोअर्ड बाय अ होस्टिंग मशीन, ठीक है। जब हमारा लोड लोअर किया जाता है तो उस केस में हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑकर होता है। तो ऑप्शन जो डी है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। The next question is question number 49. A three-phase induction motor while supplying a constant load has a fuse of one line suddenly blows off. अगर एक थ्री फेज इंडक्शन मशीन है, अगर हम एक कांस्टेंट लोड को सप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो फ्यूज़ है एक लाइन में वो सडनली ब्रेकआउट हो जाता है, सडनली ब्लो ऑफ हो जाता है, ठीक है। द मोटर विल कंटिन्यू टू रन विद द लाइन करंट नियरली इंक्रीज टू, लाइन करंट हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मोटर तो कंटिन्यू हमारे रोटेट होते रहेंगे थ्री फेज इंडक्शन मशीन में, ठीक है। तो उसका लाइन करंट इंक्रीज हो जाएगा हमारा √3 टाइम्स से, ओके। दैट मीन्स उस केस में हमारी मशीन जो है 2 फेज पे रन करेंगे, बट उस केस में आपका जो एडवर्सली इफेक्ट क्या होगा, √3 टाइम्स आपका जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आप ये बात ध्यान में रखते तो आपका जो करंट है मेनली √3 का अगर हम लोग डिफाइन करते तो 1.73 टाइम्स अगर आपका करंट इंक्रीज होता है तो मान लो अगर आपका एक केबल है, मैं प्रैक्टिकल आपको एक चीज़ बता दूँ, ये केबल अगर आपका ये मान लो 1.73 से अगर हम लोग 10 एम्पियर्स का यहाँ पे इसमें से करंट जाने के लिए ये केबल हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है, या फिर ये कंडक्टर उसमें से डिज़ाइन किया है, ठीक है। उसके जो वाइंडिंग्स है उसका मैक्सिमम अगर करंट अगर उसमें से फ्लो होने के लिए है मान लो 15 एम्पियर से लेकर 16 एम्पियर तक, बट अगर हमारा एक फेज शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, उसका जो फ्यूज़ है वो ब्लो हो जाता है, मोटर तो हमारी कंटिन्यू रन करेंगे, बट लेकिन उस केस में जो 10 एम्पियर्स का हम लोग एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से 1.73 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो हमारा 17.3 एम्पियर्स करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। एग्जिस्टिंगली हमारा नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में 10 एम्पियर्स था, बट लेकिन हमारा 17.3 एम्पियर जा रहा है, तो इस केस में ओवरहिट होगा ये, ठीक है। और ये वाइंडिंग डैमेज होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर आपका
एक फ्यूज़ भी ब्लो हो जाता है तो आपको तीनों बैलेंस सिस्टम पे ही चलाना चाहिए, आपको 2 फेसेस पे कभी मशीन को रन नहीं करना चाहिए एक फॉर अ पर्टिकुलर फाइनाइट टाइम के लिए, ठीक है। अगर आपको ये सिंगल फेजिंग हो गया, एक सिंगल फेज का ब्लॉट हो गया, तो अगर आपको नोटिस हो जाता है तो उसको डिस्कनेक्ट करिएगा। इसको लॉन्ग रन के लिए अगर रन करते हो तो उसमें वाइंडिंग्स में प्रॉब्लम्स आने की काफ़ी ज़्यादा शंका रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। √3 टाइम्स हमारा जो करंट है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। So next question is question number 50. Transmission of a bulk power between the India and Sri Lanka is possible by, जो bulk power transmission होता है हमारे इंडिया एंड श्रीलंका के, वो it is possible by DC submarine cable. Okay, we usually transfer the power from the DC submarine cable. Okay, तो ये बेसिकली इंडो श्रीलंका HVDC इंटरकनेक्टर लिंक है, तो ये ±400 kV का सिस्टम है। तो इसमें आई गेस 4 × 250 मेगावाट के 2 HVDC बायपोलर ट्रांसमिशन लिंक है, ठीक है। इसको आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा, ठीक है। +400 kV 4 × 250 मेगावाट्स के 2 HVDC बायपोलर ट्रांसमिशन लिंक इसमें है, ठीक है। तो ये मदुराई से लेके श्रीलंका के श्री अनुराधापुरा में वो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये DC सबमरीन केबल से हमारा कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51. In the per unit method of representation of power system, the base value of per unit method में जो पावर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन रहता है उस केस में हमारा MVA जो है हमारा सेम रहता है, ठीक है। MVA इज सेम फॉर द एंटायर सिस्टम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पर यूनिट मेथड जो रहते हैं हमारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पावर सिस्टम से, उसमें जो बेस वैल्यू रहती है उसमें MVA जो है हमारा सेम रहता है, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 52. फॉर अ यूनिफॉर्मली लोडेड DC डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट वन एंड, एक एंड से हम लोग DC डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूनिफॉर्मली लोड कर रहे हैं, द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप्स इज फाउंड टू बी 10 वोल्ट। उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा 10 वोल्ट का है। इफ़ इट इज़ फेड एट द बोथ एंड एट द सेम वोल्टेज, द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप विड बी। अगर एक यूनिफॉर्मली लोडेड DC डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, एक एंड से हम लोग उसको फीड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग दोनों भी एंड से उसको फेड करते हैं तो उस केस में हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो उस केस में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा हमारा 2.5 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अगर दोनों भी एंड से अगर हम लोग उसको फेड करते हैं तो उस केस में जो 1/4 से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। 1/4 से, दैट मीन्स 1/4 ऑफ वोल्टेज ड्रॉप उस केस में हमारा होगा, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर एक एंड से है तो 10 वोल्ट, अगर दोनों में एंड से फेड करते हैं तो 2.5 वोल्ट हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 53. द इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज एम्प्लॉयड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द, इक्वल एरिया क्राइटेरिया जो है हम लोग किसके लिए डिटरमाइन करते हैं, तो हम लोग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के लिए डिटरमाइन करते हैं। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट ऑफ अ सिंगल मशीन इनफाइनाइट बस सिस्टम के लिए, ओके। उसके लिए हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरिया भी उसके लिए यूज़ करते हैं। वो एक मेथड है, मेथोडोलॉजी है, हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे उसको। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54. अ सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर द यूज्ड फॉर अ वोल्टेज कंट्रोल इन अ लाइन। एक सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर में जो हम लोग वोल्टेज कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं लाइन में, वो क्या है हमारा, वो ऑलवेज हमारा लीडिंग VAR ड्रॉ करता है बस से। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर इट ऑलवेज ड्रॉ लीडिंग VAR फ्रॉम द बस, ओके। और सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर क्या है, एक हमारी सिंक्रोनस मोटर है जो हमारी विदाउट मैकेनिकल लोड रन होती है, ठीक है। और वो हम लोग इसलिए रन करते हैं कि हम लोग हमारा जो पावर फैक्टर है वो हम लोग मैनिपुलेट कर पाए, एक तो इधर कैपेसिटी और इंडक्टिव रिएक्टर पे, ठीक है। तो वो हमारा ड्रॉ करता है लीडिंग VAR फ्रॉम द बस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55. अ 3-फेज फॉल्ट इन अ पावर सिस्टम इज, 3-फेज सिस्टम में जो 3-फेज फॉल्ट होता है हमारे पावर सिस्टम में, हमारे ये हमारा एक मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ फॉल्ट है, ठीक है। 3-फेज फॉल्ट जो है हमारा, इट इज़ अ मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ फॉल्ट। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा काफ़ी कन्फ्यूजिंग से स्टेटमेंट उन्होंने पूछे थे, बट ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56. हार्मोनिक रिस्ट्रेंट फीचर इज इम्पार्टेड टू द ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल रिलेस टू प्रिवेंट इट्स मल ऑपरेशन ड्यू टू। जो हार्मोनिक रिस्ट्रेंट फीचर है हमारे ट्रांसफार्मर में डिफरेंशियल रिले के लिए हम लोग प्रिवेंट करते हैं मल ऑपरेशन ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट, ओके।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स हार्मोनिक रिस्ट्रेंट फीचर इज इम्पॉर्टेंट टू द ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल रिले। ये जो फीचर है हार्मोनिक रिस्ट्रेंट फीचर, हम लोग इसको यूज़ करते हैं डिफरेंशियल रिले में टू प्रिवेंट इट्स मल ऑपरेशन ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट। मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट से मल ऑपरेशन होने से रोकने के लिए हम लोग इसको हार्मोनिक रिस्ट्रेंट फीचर को हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। Bode magnitude plot of a system is 0 decibel and its maximum phase is minus 180 degree. Possible transfer function of the system is, उस केस में हमारा पॉसिबल ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा s-1/1 + s। ठीक है, अगर ट्रांसफर फंक्शन हमारा एक कंसिडर करके चलेगा, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं आते। ठीक है, आप इसको गलत मार्क करके मत आना। ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अगर हम लोग देखिए ऑप्शन ए अगर कंसिडर करके चलते हैं तो s-1/1 + s। ठीक है, तो उस केस में बोडे मैग्नेटिक प्लॉट जो है हमारा 0 डेसिबल का है। ठीक है, तो फेज एंगल क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, -135 डिग्री -45 डिग्री, तो हो गया -180 डिग्री। ठीक है, इसको कंसिडर करते हुए चलिए तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो अगर आपको कंट्रोल सिस्टम में कोई दिक्कत जाती है तो। स्टिल अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कंट्रोल सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप हमारे कंट्रोल सिस्टम का जो हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे सेशन अपलोड किया है उसको जाके देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 58। A phase diode bridge rectifier, a single phase diode bridge rectifier is connected from 100 volt RMS AC supply is feeding resistive load, neglecting a diode voltage drop. Output average voltage is approximately equals to। सिंगल फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज रहता है V0 वो रहता है हमारा ट्वाइस ऑफ VM बाय पाई। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज है हमारा 100 वोल्ट RMS। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, ट्वाइस ऑफ √2 इंटू कितना 100 वोल्ट, तो जाके हमारा RMS टू हमारा मैक्सिमम में कन्वर्ट होगा ये वैल्यू अपॉन पाई। इसको सॉल्व करते तो यू विल गेट 90 वोल्ट एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ अ पावर सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी हमारे पावर सिस्टम की हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं बाय फॉल्ट क्लियरिंग, फास्टर फॉल्ट क्लियरिंग एंड फास्ट एक्साइटेशन सिस्टम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज VAR कॉम्पेंसेटर आर यूज टू। VAR कॉम्पेंसेटर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, इट इंक्रीजेज द एक्टिव पावर इन ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ लाइन। VAR कॉम्पेंसेटर हम लोग इसलिए यूज करते हैं, देखिए अगर हमारे एक लाइन है, ठीक है, उसमें से अगर रिएक्टिव पावर ही फ्लो हो रहा है तो जो उसकी कैपेसिटी है हमारी वो 50 कुछ पर्टिकुलर लेवल तक वो यूज़ हो जाती है। जैसे मान लो अगर एक सिस्टम में 100% एक्टिव पावर फ्लो हो रहा था बट उसमें अगर 30% हमारा रिएक्टिव पावर भी फ्लो हो रहा है जो कि यूजलेस पावर है। ठीक है, तो हमारी एक्टिव ट्रांसमिशन कैपेसिटी 70% भी आ जाएगी। हमने तो कंप्लीट इंस्टॉलेशन 100% के लिए किया था बट हम लोग उसमें से सिर्फ 70% ही एक्टिव पावर ट्रांसफर कर पा रहे हैं, जो हमारा यूजफुल पावर है, जो हमें वो ज़रूरत रहती है उस पावर की, बट रिएक्टिव पावर वो कुछ भी काम का नहीं आ रहा उस केस में। तो हमें VAR कॉम्पेंसेटर हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि सो दैट हमारा जो एक्टिव पावर ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है हम लोग उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, वो हमारी बढ़ जाए। ठीक है, जैसे अगर 70% पे थी एक्टिव पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, VAR कॉम्पेंसेटर अगर हम लोग लगाते तो हमारी कुछ हद तक, ठीक है, उसको कंप्लीट 100% नहीं कर पाएंगे बट अगर कुछ हद तक हम लोग 85-90% भी अगर हम लोग कराते तो हमारे 20% से एक्टिव पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी हम लोग उसको इम्प्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, ये VAR कॉम्पेंसेटर का एक बेसिक फंक्शन रहता है। ठीक है, और उसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं, जैसे कि हमारे पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इंक्रीज होती है, वो तो मैंने आपको बताया था। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होती है उस केस में, और स्टेडी स्टेट टेम्परेरी और वोल्टेज भी कंट्रोल होता है उस केस में। और मोस्ट कॉमनली स्टैटिक VAR कॉम्पेंसेटर सिस्टम जिसको हम लोग SVC करते हैं, उस केस में हमारे पास क्या आता है, देखिए मैं आपको बता दूं, ध्यान में रखिएगा। TCR इसका फुल फॉर्म क्या है, थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर। देन हमारे पास TSC आता है। ठीक है, उस केस में हमारे पास थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर है इसका। देन सेल्फ रिएक्टर SR आता है हमारे पास में, एंड TCR FC आता है, दैट मीन्स थायरिस्टर कंट्रोल फिक्स कैपेसिटर भी आती है। इसके डिफरेंट टाइप्स है, ये हम कभी बाद में पढ़ेंगे बट अभी ध्यान में रखिएगा मैंने जितना आपको बताया था। VAR कॉम्पेंसेटर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट हम लोग
एक ट्रांसमिशन लाइन की हमारी एक्टिव पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी को इम्प्रूव कर पाए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के, अभी हमने 60 क्वेश्चंस कवर करा लिया आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए मैं नेक्स्ट सेशन में ट्राई करता हूँ कि आपको 60 क्वेश्चंस का एक सेशन सेट प्रोवाइड करा दे, या फिर हम लोग उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा लेंगे और हम लोग कवर कराएंगे। ठीक है, इसका पार्ट 1 नहीं दिखाऊंगा तो प्लीज़ जाके देखिएगा, काफ़ी यूजफुल है। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको नॉन टेक्निकल सेशन भी चाहिए वो भी आपको कोचिफाई चैनल पर मिल जाएंगे, और इसके अलावा भी आपको टेक्निकल सेशंस हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को फॉलो करना है। टेलीग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो पीडीएफ्स के लिए, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो गाइस फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।